तो गाइस आज का ये एनीमे काफी ज्यादा औसम होने वाला है क्योंकि इस एनीमे में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एकदम लल्लू है, लेकिन उसकी पावर्स इस दुनिया के लेवल से कहीं ज्यादा ऊपर है। कहानी की शुरुआत में हम एक अनजान फोर्स को देखते हैं जो कि मोस्टर को मार देता है। उसकी पावर्स इतनी ज्यादा थी कि उसके देखने से ही मोस्टर मर रहे थे। उसकी पावर धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब बढ़ते हुए उसकी पावर 100 तक पहुंच जाती है और वो काफी ज्यादा ओवर पावर्ड बन जाता है, जिसके सिर्फ यहाँ रहने से ही वो सारे मोस्टर गायब हो जाते हैं। अब हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में अजीब गरीब घटनाएं होती हैं जो कि साइंस से नहीं सुलझाई जा सकती, और जब आम लोगों का उससे सामना होता है तो वो सिर्फ डर से कांप सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि उन फोर्स के खिलाफ लड़ते हैं और उन्हें साइकिक्स कहा जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम आराताकी रेगिन है। पास एक खूबसूरत लेडी आती है जो कि उसे बताती है कि कुछ दिनों से कुछ स्पीड उसे परेशान कर रही है। तब रेगिन कहता है कि मैं उस स्पीड को खत्म कर दूंगा। वो सुनकर ये लेडी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड वहाँ आता है। लेकिन मुझे लगा था कि जैसे इसकी शक्ल है इसके हिसाब से कुत्ता भी इसे शादी नहीं करेगा। खैर वो बंदा कहता है कि रुक जाओ, ये तो मुझे एक स्कैमर लगता है। तभी रेगिन बोलता है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझे तुम उस जगह लेकर चलो। वो एक बिल्डिंग की ओर इशारा करता है और कहता है कि इस बिल्डिंग के अंदर से काफी खतरनाक ऑरा निकल रहा है। लेकिन वो लेडी कहती है कि मेरी बिल्डिंग तो उधर है। तब रेगिन कहता है कि अच्छा तो वो बिल्डिंग है, वो मेरा उधर ध्यान नहीं गया। तभी वो घबराते हुए कहता है कि अभी अभी तुम्हारे पास से एक काफी बुरी स्पीड गुजरी है। अब ये सुनकर उन दोनों की काफी बुरी फट जाती है। जब वो पीछे देखते हैं तो वहाँ पर एक नॉर्मल ह्यूमन होता है। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि भाई मजाक देखकर किया कर, मेरी आत्मा तक कांप गई। अब रेगिन बिल्डिंग के अंदर स्पिरिट को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो काफी सीरियस हो जाता है और कहता है कि लगता है कि मैं इस सिचुएशन को नहीं संभाल पाऊंगा। रेगिन को इतना सीरियस देखकर उन दोनों की काफी बुरी फटी हुई थी। तब वो बोलता है कि ये कॉकरोच तो काफी ज्यादा डरावने हैं। वो उसे गाली दे ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे एक स्पिरिट आती है। इसे देखकर रेगिन उसके ऊपर अपना स्पेशल मूव से अटैक करता है, जिसमें वो उसके ऊपर नमक फेंक कर मारता है। वो भूत बोलता है कि ये तो दुकानों पर मिलने वाला नॉर्मल साल्ट है, प्योर साल्ट यूज करो भाई। तब रेगिन एक बंदे को कॉल करता है, उसका नाम मोब है और यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। वो अपने हाथ से ही उस स्पीड को खत्म कर देता है। अब रेगिन को उस स्पीड को हराने के लिए काफी पैसे मिलते हैं, जिसमें से वो मोब को सिर्फ 300 रुपए देता है, जिसमें उसका बोनस भी होता है। मोब कहता है कि वो स्पीड तो काफी ज्यादा कमजोर थी। रेगिन बोलता है कि अपने ग्रुप पर शक कर रहे हो, जब तुम मेरे लेवल तक पहुंच जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। ये देखकर तुम समझ चुके होगे कि इस बंदे के पास कोई भी पावर्स नहीं है। जिसके बाद मोब अपने घर पर चला जाता है, जहाँ पर उसके मॉम डैड उसे ताने दे रहे थे कि भाई तू एकदम बेकार है, तुझसे अपनी पावर्स भी कंट्रोल नहीं होती, तू इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाएगा, अपने भाई से कुछ सीख। उसका आज भी स्कूल में परफेक्ट स्कोर आया है। अब अगले दिन जब मोब स्कूल जाता है तो उसे वहाँ पर अपनी सेटिंग दिखती है, जिसके अलावा उसे सब लड़कियां बैगन और आलू दिखाई देती हैं। और जब क्लास में उसकी टीचर उससे सवाल पूछते हैं तो उसे कुछ भी नहीं पता होता है। वो बिल्कुल साइतामा की तरह बुद्धू है, लेकिन वो एकदम ओवर पावर्ड है, जो देखने में साइतामा का छोटा भैया लगता है। फिर रेगिन उसे कॉल करता है और उसे स्टेशन में बुलाता है कुछ बुरी स्पीड को खत्म करने के लिए। अब मूव वहाँ पर चला जाता है, जिसके बाद वो एक टनल की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर कुछ लोग मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाते हैं। यहाँ पर 10 साल पहले एक बाइकर की रेस हुई थी, जिसमें सभी राइडर्स एक साथ मारे गए थे और ऐसा माना जाता है कि आज भी उनकी स्पिरिट इस टनल में भटक रही है। अब वो दोनों बस से बाहर निकलते हैं और रेगिन काफी तड़ी में टनल के अंदर जाता है, लेकिन वो अचानक से ही डर कर बाहर आ जाता है क्योंकि मोब उसके साथ नहीं था। मोब यहाँ पर बाहर बैठकर चींटियों को देख रहा था। तभी रेगिन कहता है कि हम बहुत बड़े काम के लिए यहाँ पर आए हैं, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि ये छोटा मोटा काम तो तुम भी संभाल सकते हो। तब रेगिन कहता है कि मास्टर आप तो सच में काफी कमाल के हो, आप अकेले ही उस टनल के अंदर जा रहे हो, जबकि मुझे उसके अंदर से बहुत खतरनाक ऑरा महसूस हो रहा है। यहाँ पर तो बहुत खतरनाक स्पीड है, अगर किसी आम इंसान ने उसे नाराज कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा बच पाएगा। ये सुनकर रेगिन की फट जाती है, जिसके बाद वो दोनों टनल के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर मोब बताता है कि यहाँ पर तो काफी सारी स्पीड हैं और उन्होंने हमें घेर लिया है। जिसके बाद मोब सभी स्पीड को खत्म करने लगता है और रेगिन यहाँ से बचकर आगे जाने लगता है क्योंकि उसके पास तो कोई भी पावर्स नहीं है। तभी वो अचानक से किसी से टकरा जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। मोब उसे बताता है कि बॉस आप जिससे लड़ रहे हैं वो इन सब भूतों का बॉस है। तभी वो स्पीड उससे अपनी सैड स्टोरी बताने लगती है, जिसकी वजह से वो मरा था और लिटरली इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा सैड है। वो बताता है कि वो और उसकी टीम बाइक रेस कर रहे थे और तभी उनके सामने एक केले का छिलका आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी पूरी टीम मर जाती है और तब से ये अब तक यहाँ पर भूत बनकर भटक रहे हैं। अब वो रेगिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मोब उसके अटैक को सिर्फ 2 उंगलियों से ही रोक देता है, जिसे
जिसे देखकर उस स्पीड की फट जाती है। वो सोचते हैं कि ये बंदा सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। तब रेगिन अपनी मुट्ठी में नमक भरकर उसके ऊपर अपनी स्पेशल अटैक से अटैक करता है, लेकिन उससे उसे कुछ भी नहीं होता। तभी अचानक से वो बहुत छोटा हो जाता है और हम देखते हैं कि मॉब ने उसके ऊपर पीछे से अटैक किया था, जिस वजह से उसकी पावर्स खत्म हो गई हैं। अब वो भूत बताता है कि अंदर मुझसे भी ज्यादा खतरनाक स्पिरिट मौजूद है, जिसके सामने मैं भी कुछ नहीं हूँ। वो ही हमें ऑर्डर दे रहा है। अब ये सुनने के बाद मॉब सीधा टनल के अंदर जाने लगता है, क्योंकि उस टनल के अंदर से उसे वो खतरनाक और महसूस हो रहा था जो कि उसने यहाँ आने से पहले महसूस किया था। तब वो स्पिरिट कहती है कि उसे वहाँ जाने से रोको, भले ही वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, लेकिन वो उसे कभी नहीं हरा पाएगा। वो एक बुरी स्पिरिट है जो कि हजारों सालों से इस पहाड़ के ऊपर रह रही है और यहाँ पर आज तक जो भी मरा है वो उसकी वजह से ही मरा है। अब ये सब सुनकर रेगिन डर जाता है और वो उसे वापस बुलाने लगता है, लेकिन मॉब उस स्पिरिट के पास पहुंच जाता है जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रही थी। अब वो आते ही मॉब के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन मॉब इतना ज्यादा ओवर पावर्ड है कि सिर्फ उसके देखने से ही वो स्पिरिट खत्म हो जाती है। जिसके बाद मॉब वापस आ जाता है, जिसे देखकर वो स्पिरिट हैरान रह जाती है और वो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, अब हम तुम्हारी वजह से यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। तभी मॉब उसे उसकी टीम की एक फोटो देता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। अब अगले सीन में हम इस बंदे के बारे में जानते हैं कि आखिर ये कौन है। तो ये सीक्यो गागेयामा है, जिसे कि मॉब के नाम से भी जाना जाता है और ये स्कूल के सेकेंड ईयर में पढ़ता है। इस टाइम को सेंसिटिव टाइम भी माना जाता है, जिसे जवानी कहते हैं। और इस जवानी में किसी ने स्पोर्ट में टाइम बिताया, तो किसी ने पढ़ाई करके और किसी ने अपनी हॉबीज पर ध्यान दिया। तो कुछ लोगों ने बीजीएमआई खेल के पूरा दिन निकाल दिया। कुछ लोग अपने टैलेंट पर फोकस करते हैं, तो कुछ लोग बुरे रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग प्यार के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन मॉब इस टाइम पर एक असिस्टेंट की नौकरी कर रहा है, जिसे 1 घंटे काम करने के 300 येन मिलते हैं। मॉब यहाँ पर रेगिन के लिए काम करता है। अब हम देखते हैं कि रेगिन वन पंच मैन की मांगा पढ़ रहा था। अभी उसके पास एक कस्टमर आता है। तब रेगिन उससे बोलता है कि मेरी बात सुनो, तुम्हारे ऊपर भूतों का साया है, जो कि उल्टी सीधी वेबसाइट सर्च करने से आता है। तुम्हें तो पता ही है कि वो कौन सी वेबसाइट है। चलो मुझे अपना कंधा दिखाओ, ये तो बहुत टाइट है, चलो मैं इसे ठीक कर देता हूँ। अब रेगिन इस बंदे की मसाज शुरू कर देता है। तब वो कस्टमर बोलता है ये क्या मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ, हट जाओ यहाँ से, जल्दी से हट जाओ। लेकिन रेगिन उसकी बात नहीं सुनता और उसकी मसाज करने लगता है। देखते ही देखते उस बंदे को भी रेगिन की मसाज से मजा आने लगता है और रेगिन भी उसकी पूरी बॉडी की मसाज देने लगता है कि इस बंदे को भी काफी मजा आने लगता है और वो बोलता है कि आज तो मजा ही आ गया, मैं फिर से आऊंगा यहाँ पर। दूसरी तरफ हम मॉब के स्कूल में एक टेलीपैथी क्लब को देखते हैं, जिसके अंदर 5 लोग हैं, लेकिन उनमें से एक बंदा उनके क्लैन को छोड़कर चला जाता है। अभी उन लोगों के पास एक बंदा आता है जो कि उस स्कूल का वाइस प्रेसिडेंट होता है। वो बोलता है कि अगर तुम इस क्लब को जिंदा रखना चाहते हो तो फ्राइडे की शाम तक एक नया बंदा देख लेना, वरना इस क्लब को बंद कर दिया जाएगा। इस क्लब की जगह पर एक अखाड़ा खुलेगा और हम लोग यहाँ पर जिम वगैरह करेंगे, समझ गए ना तुम लोग। अब उसके अगले दिन उनमें से एक बंदा मॉब को वहाँ पर लेकर आता है और ये सब लोग मॉब को कन्विंस करने लगते हैं उनके क्लब को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन मॉब मना कर देता है क्योंकि उसके पास पहले से ही एक पार्ट टाइम जॉब है। वो रेगिन को कॉल करता है और कहता है कि मास्टर, क्या मैं इनके क्लब को ज्वाइन कर सकता हूँ। रेगिन उससे पूछता है कि क्या तुम सच में इनके क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो। तब मॉब बोलता है कि नहीं, मैं जल्दी से यहाँ से जाना चाहता हूँ। तब रेगिन उससे कहता है कि फिर तुम उन लोगों को ऐसा दिखाओ कि तुम्हें घर जाने की बहुत ही ज्यादा जल्दी है। तभी ये लड़की मॉब से फोन छीन लेती है और उसे गालियां देने लगती है कि मुझे पता है कि मॉब के पास साइकिक एबिलिटीज है और तू उसका यूज कर रहा है। तो मेरे सामने आ गया तो मैं तुझे बहुत मारूंगी, तू उसका यूज कर रहा है पैसे कमाने के लिए। इन दोनों की आपस में बहस होने लगती है और सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं क्योंकि मॉब ने उनकी टीम को ज्वाइन करने से मना कर दिया। तभी ये लड़की रोने लगती है। तब मॉब कहता है कि मास्टर, ये लड़की तो रोने लग गई है, अब मैं क्या करूं। तब रेगिन कहता है कि नहीं मॉब, उस पर यकीन मत करना, ये मगरमच्छ के आंसू है, इसके चक्कर में मत पड़ तू। मॉब उन सभी से कहता है कि चलो मैं सोच कर बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। अब इसके अगले सीन में हम मॉब और रेगिन को देखते हैं जो कि लड़कियों की ड्रेस पहनकर गर्ल्स स्कूल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक लेता है। कहता है कि तुम कौन हो, अपना आईडी कार्ड दिखाओ और मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। तभी वो और सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेता है और रेगिन को वहीं पर रोक लेते हैं, लेकिन वो मॉब को जाने देते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम अंदर जा सकती हो। जिसके बाद मॉब भी अंदर चला जाता है। अब मॉब इस स्कूल की छत पर जाता है क्योंकि उसे अपने क्लाइंट छत पर ही मिलेंगे। दरअसल इन दोनों ने ही रेगिन को यहाँ पर बुलाया था क्योंकि इस स्कूल में भूत का एक साया है। ये दोनों लड़कियां मॉब से कहती हैं कि हमारी बात को तो कोई समझता ही नहीं, हमारी बातों पर किसी को भी यकीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अजीब अजीब चीजें होती हैं, चीजें अपने आप ही हवा में उड़ने लगती हैं और उल्टी सीधी आवाजें आती हैं। मॉब कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तुम फिक्र मत करो, मैं उस स्पीड को खत्म कर दूंगा। अब ये लोग भूत को ढूंढने लग जाते
जाते हैं। वॉशरूम वगैरह में ये लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें कोई भूत नहीं मिलता। वो ढूंढते ढूंढते बास्केटबॉल हॉल में चले जाते हैं। मॉब बोलता है कि मैं उस भूत को समझ चुका हूँ, उसने अपनी एनर्जी छुपा ली है और ये भूत बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, पर तुम चिंता मत करो, मैंने उसे ढूंढ लिया है और हॉल के चारों तरफ एक बैरियर लगा दिया है जिससे वो भूत यहाँ से नहीं भाग पाएगा। अब मॉब अंदर जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूत है और वो भूत बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और उसने सभी लड़कियों को अपना रूप दिखा दिया है। वो सीधा जाकर मॉब के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है उसका एक हाथ ही गायब हो जाता है। वो भूत एक लड़की की तरफ बढ़ता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन मॉब उसे काफी आसानी से हरा देता है। पूरी तरह से गायब होने से पहले ये भूत मॉब से बोलता है कि मॉब, क्या तुम अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहते हो वैसे जी रहे हो? जरा सोचो इसके बारे में। ये सवाल मॉब के माइंड में फंस जाता है और वो पूरी रात उसके बारे में ही सोचता है कि क्या वो वैसे ही जी रहा है जैसे वो जीना चाहता है। और फाइनली मॉब डिसाइड करता है कि वो टेलीपैथी ग्रुप को ज्वाइन करेगा और अगले ही दिन वो उनके पास जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है। कहता है कि ये है बॉडी इम्प्रूवमेंट क्लब और क्योंकि तुम्हें कोई नया मेंबर नहीं मिला है इसलिए आज से ये कमरा इनका होता है, फिर तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा, चलो जल्दी निकलो यहाँ से। तभी वो लड़की कहती है, अरे रुको, हमें 5वां मेंबर मिल गया है, इससे मिलो, ये है मॉब। तब वाइस प्रेसिडेंट उससे पूछते हैं, अरे भाई तेरी क्या मजबूरी है कि तूने इन्हें ज्वाइन कर लिया, तो सच में यही चाहता है? तब मॉब को एहसास होता है कि वो तो बस सकुमी को अपने दिल की बात कहना चाहता है, उसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, लेकिन क्योंकि मॉब बचपन से ही बेरोजगार रहा है इसलिए वो लड़की उसको नोटिस नहीं करती। तब मॉब का माइंड बदल जाता है और वो उन बॉडी क्लब वालों के पास जाता है और उनसे कहता है कि क्या मैं आपके ग्रुप को ज्वाइन कर सकता हूँ, आप मुझे ताकतवर बना सकते हैं। तब ये सब लोग मॉब को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस तरह फिर टेलीपैथी ग्रुप वाले शॉक हो जाते हैं और डिसीजन में चले जाते हैं। अगले दिन हम उसी बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब को देखते हैं जो कि रनिंग कर रहे थे। साइकिक्स पावर किसी बंदे को खून नहीं दिखाती और इसलिए मॉब ने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बॉडी क्लब वालों को ज्वाइन किया था। ये सब लोग आगे निकल जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मॉब धीरे धीरे पीछे दौड़ रहा था। तभी वो थक कर नीचे गिर जाता है। वो लोग उसे उठाते हैं और कहते हैं, अब उठ भी जाओ, ऐसा कैसे चलेगा। हमें पता चलता है कि मॉब का स्टेमिना अब 0 हो चुका है। जिसके बाद ये लोग स्कूल जाते हैं और तभी टेलीपैथी ग्रुप वाले का एक मेंबर उनके सामने आता है और हमें पता चलता है कि इन्होंने टेलीपैथी ग्रुप वालों को उस रूम में रुकने की परमिशन दे दी है और ये सभी लोग नीचे झुककर उसका शुक्रिया करते हैं। हम मॉब को देखते हैं जो कि उठ जाता है और टॉमी उससे पूछती है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने उनके क्लब को ज्वाइन क्यों किया? मॉब उससे कहता है कि मैं कभी स्पोर्ट में अच्छा नहीं था और मैं भागने में भी बहुत कमजोर था, इसलिए मैं हमेशा से अपनी साइकिक पावर पर निर्भर रहा करता था। लेकिन टॉमी को यकीन नहीं होता कि मॉब के पास साइकिक पावर है, इसलिए मॉब अपनी साइकिक पावर का यूज करके एक डंबल को हवा में उड़ा देता है और उसे देखकर सभी लोग काफी शॉक होते हैं। तब मॉब उससे कहता है, अब तो तुम्हें यकीन है कि मेरे पास साइकिक पावर है। वो उस डंबल को अपने हाथ पर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका हाथ ही नीचे गिर जाता है। तभी टॉमी उसके पास आती है और हाथ जोड़कर उससे कहती है कि मॉब, तुम मेरा सपना पूरा कर सकते हो, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मेरा सपना हमेशा से एक एलियन से मिलने का है। मॉब कहता है कि नहीं, मैं एक लड़के के तौर पर और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखना चाहता हूँ। तब टॉमी उससे कहती है कि मसल बनाकर तुम क्या ही कर लोगे, ऐसे तो तुम कभी भी पॉपुलर नहीं हो पाओगे। ये सुनकर मॉब घबरा जाता है और उससे पूछता है कि फिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। टॉमी उसे बताती है कि तुम्हारे पास साइकिक पावर है और तुम अपनी पावर का यूज करके लड़की को दिमाग को पढ़ लेना और उन्हें पटा लेना। अब अगले सीन में मॉब रेगिन के पास जाता है और उससे पूछता है कि मास्टर, क्या आप टेलीपैथी का यूज कर सकते हैं? रेगिन कहता है कि नहीं, ये बच्चों वाले काम मैं नहीं करता। वो पूछता है, लेकिन तुम टेलीपैथी क्यों सीखना चाहते हो? कहीं तुम किसी के मन की तो बात नहीं जानना चाहते, जैसे कि एक लड़की। अब ये सुनकर मॉब घबरा जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। इसके बाद मॉब अपने घर जाने लगता है और वो रास्ते में बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं फेमस होना चाहता हूँ, मैं तो बस सुकुमी के करीब जाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि सामने एक औरत आती है और उससे कहती है, क्या तुम प्यार की वजह से टेंशन में हो? अब ये सुनकर मॉब बोलता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता? जिस पर वो औरत बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे साथ चलो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अब हमें पता चलता है कि पिछले महीने एक रिलीजियस ग्रुप की शुरुआत हुई थी और ये लड़की उसकी ही एक मेंबर है। अब मॉब उसके साथ उससे ग्रुप के पास जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर तो काफी सारे लोग हैं और सभी ने वैसे मास्क पहन रखे थे जैसे कि उस आंटी ने पहन रखा था। अभी अचानक से सभी लोग मॉब को पकड़ लेते हैं और उसे हवा में उछालने लगते हैं और उसे उछालकर स्टेज तक पहुंचा देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर मॉब के अलावा 2 और मेंबर होते हैं। मॉब को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी वो राइट में देखता है कि वहाँ पर तो उसकी एक क्लासमेट भी होती है जिसका नाम इची है। उस ग्रुप का लीडर वहाँ आता है जिसका नाम डिम्पल था। वो उन लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग मेरे ग्रुप को ज्वाइन करो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक बंदे को पकड़ कर लेकर आते हैं और मॉब को और उसे वो मास्क पहना देते हैं, लेकिन इची को इन सब के ऊपर शक होता है, ये सब लोग फ्रॉड हैं। तभी वो बोलती
बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं एक न्यूज़पेपर की रिपोर्टर हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी टाइप का हिप्नोसिस कर रहे हो, तुम सभी को ब्रेन वॉश कर रहे हो, क्यों सही कहा ना मैंने। लेकिन जैसे ही वो उस बंदे का मास्क हटाते हैं तो हम देखते हैं कि वो बंदा हंस रहा था। इसे देखकर इची शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि ये कैसे हो सकता है। जिसके बाद वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डिम्पल उसे भागने नहीं देता और उसे भी वो मास्क पहना देता है। जब वो मास्क को हटाती है तो वो ना चाहते हुए भी हंसने लग जाती है। और दूसरी तरफ मॉब ने भी यही मास्क को पहन रखा था, लेकिन हम देखते हैं कि उसके ऊपर उस मास्क का कोई भी असर नहीं होता। तो इससे हमें पता चलता है कि मॉब भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब डिम्पल उसके पास आता है और मॉब से बोलते हैं कि क्या तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें एक कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा और उस कंपटीशन का नाम मिल्क ड्रिंकिंग है। इसमें टोटल 3 राउंड होंगे और तुम में से जो भी पहले हंसेगा वो बंदा हार जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है। दोनों लोग अपने मुंह में मिल्क भरते हैं और इनमें से जो भी बंदा पहले हंसेगा वो हार जाएगा। लेकिन एक के बाद एक सभी लोग मॉब से हार जाते हैं, जो देखकर डिम्पल को रियलाइज होता है कि मॉब कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। अब उसे गुस्सा आ जाता है और वो मॉब को चैलेंज कर देता है। हम देखते हैं कि इस बार मॉब के मुंह से दूध निकल जाता है और हमें पता चलता है डिम्पल ने दूध में कुछ मिलाया था, जिसकी वजह से उसके मुंह से दूध निकल जाता है। लेकिन वो इस बार भी हंसता नहीं है, वो सिर्फ खांसता है। और ये देखकर डिम्पल खुश हो जाता है और सबसे कहता है कि देखो मैंने इसे हंसा दिया। मॉब कहता है कि मैं हंसा नहीं हूँ, मैं तो बस खांस रहा हूँ। अब मॉब को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी साइकिस पावर का यूज करके जितने लोगों के ऊपर हिप्नोसिस होता है उसे हटा देता है और सभी लोग होश में आ जाते हैं और सोचते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। डिम्पल कुछ लोगों से बोलता है कि उसे पकड़ लो, जिसके बाद वो मॉब के ऊपर हिप्नोसिस को यूज करने लगता है। लेकिन उससे मॉब को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं हंसूंगा नहीं। अब डिम्पल मॉब को ताना मारता है और बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन अगर तुम्हें वो लड़की मिल भी गई तो तुम उसके साथ में कभी भी नहीं हंस पाओगे और ना ही रो पाओगे। क्या जिंदगी है तुम्हारी, ऐसे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे और अकेले पड़ जाओगे। अब ये सुनकर मॉब को गुस्सा आने लगता है और उसकी पावर बढ़ने लगती है। अब हमें पता चलता है कि बहुत टाइम से मॉब ने अपने सारे इमोशंस को अपने अंदर रोक रखा था। डिम्पल उसे बार बार चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और उसकी पावर 100 तक पहुंच जाती है। अब डिम्पल भी अपने असली रूप में आ जाता है और मॉब के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसका कोई भी अटैक मॉब के ऊपर काम नहीं करता और वो उसे काफी आसानी से हरा देता है। उसके बाद वो रेगिन के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। मॉब यहाँ पर बहुत बुरा फील कर रहा था। वो कहता है कि वो लोग तो सिर्फ हंस रहे थे और मैंने उनके पूरे ग्रुप को तबाह कर दिया। तब रेगिन बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुमने तो उनकी मदद की है और शायद तुम्हारे अलावा इस काम को और कोई नहीं कर पाता। अगले दिन मॉब अपने घर पर सो रहा था और जैसे ही वो सोकर उठता है तो उसे वहाँ पर एक स्पीड दिखाई देती है, जिसे देखकर वो उसे पीटने लगता है। वो स्पीड कहती है रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो। तब मॉब बोलता है कि मुझे लगा कि ये एक सपना है, इसलिए मैं चेक कर रहा था। अबे अगर ये सपना है तो तुझे अपने आप को मानना चाहिए था ना। वो बोलता है कि मैं रिलीजियस ग्रुप का लीडर हूँ। ये सुनकर मॉब उसे मारने ही वाला था, पर तभी वो बोलता है अरे रुक जा, मेरी बात तो सुन ले। अब वो सब बताता है कि उसका सपना दुनिया पर राज करने का है और अगर हम दोनों मिल जाएं तो ये सपना पूरा हो जाएगा। मॉब को उसकी बातों पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो अपने स्कूल में चला जाता है। पूरे स्कूल के दौरान डिम्पल मॉब के साथ होता है और उसकी एक्टिविटी पर नजर रखता है। अब स्कूल खत्म होने के बाद मॉब उसे रेगिन के पास लेकर जाता है और उससे बोलता है कि डिम्पल ये है मेरे मास्टर, मिलो इनसे। और यहाँ पर डिम्पल मन में सोच रहा था कि इसके पास तो कोई पावर्स ही नहीं है, ये क्या सीन है भाई। अब तो एकदम बेवकूफ है ये बंदा, इसका इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पर रेगिन को वो स्पीड दिखाई भी नहीं देती। तभी वो बोलता है कुछ दिख तो रहा है छोटा सा, लेकिन ये तो बहुत कमजोर है। अब ये सुनकर डिम्पल को गुस्सा आ जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं टैंग नाम के एक बंदे को, जो कि बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब वालों के पास जाता है और कहता है मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मिडिल स्कूल वालों से लड़ो। अब ये सुनकर बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब का लीडर मना करता है और कहता है कि हमने ये बॉडी लड़ाई के लिए नहीं बनाई है। टैंगा की नजर मॉब पर जाती है और उसका दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मॉब को एक नकली लव लेटर भेजता है और मॉब भी उस लव लेटर के चक्कर में फंस जाता है। लेकिन डिम्पल उससे मना करता है और कहता है अब ये तो फेक है, ये जरूर किसी लड़के ने लिखा होगा। यहाँ पर टैंगा एक दूसरे क्लब को भी वही लेटर भेजता है, लेकिन वो लोग समझ जाते हैं कि ये लेटर उसने लिखा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैंगा काफी खुश होता है और बोलता है कि ये प्लान तो काफी परफेक्ट है, इसमें तो वो काफी आसानी से फंस जाएंगे। अभी एक बंदा कहता है मुझे यकीन है कि वो लोग जरूर आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इम्प्रूवमेंट क्लब वाले यहाँ पर आएंगे। टैंगा बोलता है कि वो लोग जरूर आएंगे क्योंकि मैंने उसमें लिखा है कि मैं एक लड़की हूँ और लास्ट में एक हर्ट मार्क भी बनाया है। अब ये सुनकर सभी लोग काफी सैड हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग आएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि मॉब पार्क में खड़ा था, तभी वहाँ पर वो लोग आते हैं और मॉब को बंदी बना लेते हैं। और इस तरह बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब वालों को भी एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था किडनैप हो चुका है। और ये सुनकर सभी लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं और मॉब को बचाने के लिए चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम तेरे नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि एक लड़की के साथ
घूम रहा था तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है और दूसरी तरफ हम मोब को देखते हैं जिसे कि उन लोगों ने रस्सियों से बांध रखा था। डिम्पल कहता है कि तुम अपनी पावर का यूज करके इन्हें काफी आसानी से हरा सकते हो, लेकिन मोब ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि आम लोगों पर साइकिक पावर यूज नहीं करनी चाहिए। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्टूडेंट आता है और कहता है वो मिडिल स्कूल वाले यहाँ पर आ चुके हैं हमसे लड़ने के लिए। जब वो लोग उससे लड़ने के लिए जाते हैं तो वो काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने उनके काफी सारे लोगों को हरा दिया है और ये देखकर सभी की फट जाती है। मुसाशी उससे कहता है कि मोब को छोड़ दो वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब वो उसे लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उसे गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगा कि हम तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे। इतना बोलकर वो सब उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो काफी आसानी से सभी को हरा देते हैं जिसे देखकर सबकी फट जाती है। अब थोड़ी देर में ही वो सब लोगों को हरा देते हैं। एक बंदा बोलता है कि जल्दी से तेरू को बुलाओ। अब ये सुनकर वो बंदा उसे बताता है कि उसने उसे मैसेज कर दिया है, वो जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएगा। अभी हम देखते हैं कि पीछे से तेरू आ जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वो काफी आसानी से उन्हें हरा देता है। तभी मुसाशी और बाकी सब लोग उठ जाते हैं, बोलते हैं कि ये तो सच में काफी कमाल का था, इतना छोटे होने के बाद भी तुमने हमें हरा दिया, तुम तो सच में काफी पावरफुल हो। ये सब बोल ही रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि तेरू एक सेकंड के अंदर ही उन सभी लोगों को हरा देता है। तभी तेंगा उसके ऊपर पीछे से अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि तेरू का कोई भी असर नहीं होता, वो सिर्फ अपनी जेब में हाथ डालकर खड़ा था। कोई शील्ड थी जो कि उसे बचा रही थी। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर तुम्हें ये एनीमे अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम्हें इस वीडियो को नेट पर चाहिए तो कमेंट में नेट पर जरूर लिख देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तभी उसकी नजर मोब पर जाती है और मोब अपनी साइकिक पावर का यूज करके रस्सियों को खोल देता है और बोलता है कि तुम्हें अपनी साइकिक पावर को आम लोगों पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सुनकर वो बंदा काफी हैरान होता है और बोलता है कि क्या तुम्हारे पास भी साइकिक पावर है। इतना बोलकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उससे मोब को कुछ भी नहीं होता और वो उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मोब के पास एक बैरियर था जिस वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। डिम्पल मोब से बोलता है कि तुम उसके ऊपर अपनी साइकिक पावर का यूज क्यों नहीं कर रहे। मोब बोलता है कि आम लोगों पर साइकिक पावर यूज नहीं करनी चाहिए। डिम्पल कहता है कि अपने सामने खड़े लड़के को देखो, वो अपनी साइकिक पावर का यूज करके अपनी जिंदगी में कितने मजे ले रहा है। एक तुम हो जिसकी जिंदगी झंड है। अब ये सुनकर मोब को रेगिंग की बात याद आती है। उसने कहा था कि अपनी पावर को किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। मोब ये सोच ही रहा था, लेकिन तभी तेरुका उसके ऊपर अटैक कर देता है और इस बार उसने अपनी पूरी पावर का यूज किया था, जिस वजह से मोब बेहोश हो जाता है। और अब डिम्पल के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपनी बची कुची ताकत को यूज करता है और अपनी पुरानी वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन तेरुका उसे काफी आसानी से खत्म कर देता है, जिसे देखकर मोब को काफी बड़ा झटका लगता है। जिसके बाद वो मोब के ऊपर अटैक करता है और अब वो लड़ते हुए स्कूल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो बंदा उसके ऊपर नाइफ से अटैक करता है। लेकिन मोब के आसपास एक बैरियर बना हुआ था, जिसकी वजह से मोब को कुछ नहीं होता और मोब के बैरियर की वजह से एक चाकू उड़कर उसके सिर पर लग जाता है, जिसकी वजह से उसके बाल कट जाते हैं। अब ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो मोब का गला दबाने लगता है। मोब की हालत काफी बुरी हो जाती है और साथ ही उसकी पावर्स भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, लेकिन फिर भी वो अपनी पावर का यूज नहीं करता। वो बंदा पूछता है कि तुम अपनी साइकिक पावर का यूज क्यों नहीं करना चाहते। अब ये सुनकर मोब को अपने बचपन की बात याद आती है। बचपन में जब कुछ स्टूडेंट्स ने रिस्यू और मोब के पैसे छीन लिए थे, तब उसने गुस्से में सबको बहुत मारा और इस वजह से रिस्यू को भी बहुत चोट लग गई। यही वजह है कि वो अपनी साइकिक पावर का यूज नहीं करना चाहता। अब मोब तेरुका से नहीं लड़ता और बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर तेरुका वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से मोब उठ जाता है और हम देखते हैं कि उसकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि हमें उसका लेवल भी नहीं दिखता। अब तेरुका बोलता है कि फाइनली अब तुम लड़ने के लिए तैयार हो। इतना बोलकर वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि मोब उसे कुछ भी नहीं करता और हम देखते हैं कि वो बंदा घुटनों पर आ जाता है और अब मोब उसकी पावर्स को छीनने लगता है और साथ ही वो अपने आसपास से भी एनर्जी लेता है। हम देखते हैं कि मोब एक जगह पर खड़ा था, लेकिन फिर भी वो स्कूल टूटने लगता है। तेरुका माफी मांगता है और बोलता है कि आखिर मैंने ये क्या जगह दिया। अब वो तेरुका को मारने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से वो रुक जाता है और होश में आ जाता है। वो काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा था क्योंकि वो अपनी बात पर नहीं टिक पाया और उसने अपनी पावर को एक आम इंसान पर यूज किया। सब कुछ खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट उठ जाते हैं। वो देखते हैं कि मोब ने तेरुका को बहुत मारा है और ये देखकर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तेरुका मोब से बोलता है कि तुमने सही कहा था कि हम अपनी साइकिक पावर के बिना कुछ नहीं है। वहाँ से जाने के बाद मोब 3 घंटे तक डिम्पल को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। जिसके बाद वो अपने घर चला जाता है, जहाँ पर उसका भाई उसके पास आता है और बोलता है कि भैया तुम कुछ परेशान लग रहे हो, अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो मैं यहीं हूँ। ये
सुनकर मोब बोलता है कि मुझे उस वक्त के लिए माफ कर देना। रिस्तु कहता है कि उस वक्त के लिए जिस दिन तुम बीमार थे और तुमने मेरी जैकेट पर उल्टी कर दी थी। मोब बोलता है कि उसके लिए तो माफ कर ही देना, लेकिन मैं उस दिन साइकिल पावर वाले हादसे की बात कर रहा हूँ। ये तो ठीक से याद भी नहीं है कि वहाँ पर क्या हुआ था। आखिर उस वक्त मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था रिस्तु। तब रिस्तु उसकी बात को टाल देता है और बोलता है कि उस वक्त तुमने कुछ नहीं किया था। उस दिन तो एक बड़े लड़के ने मुझे उठाकर फेंक दिया था, जिस वजह से मुझे थोड़ी चोट लग गई। तुमने तो सिर्फ मेरी हिफाजत की थी, इसलिए तुम्हें उसके बारे में कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। न बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब वो अपने रूम में बैठकर टीवी देख रहा था, जहाँ पर वही न्यूज चल रही थी। इस वक्त मोब ने तेरेको को हराया था और यहीं पर रिस्तु हमें बताता है कि उस वक्त वो मेरा भाई नहीं था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।